शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण। जो कार्बनिक यौगिक होगा उसका हम पहचान कैसे करेंगे, और किसी यौगिक में कोई कार्बनिक यौगिक की मात्रा कितने प्रतिशत है उसके बारे में जब जानकारी हासिल करेंगे तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण। आप सबको याद भी हो गया, मैं बोल रहा हूँ सुनकर लिख भी सकते हैं आप कि जब कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, थोड़ा सा लिखते भी चलो। जिसमें आजकल हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण के बारे में। जब हम कार्बनिक यौगिक को पहचानते हैं, उसके मात्रा के बारे में जानकारी लेते हैं, कितनी उसकी मात्रा उस यौगिक में उपस्थित है, कौन सा तत्व उपस्थित है, उसके बारे में जब हम लोग ज्ञात करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिक का विश्लेषण। दो तरीके से किया जाता है, एक कार्बनिक यौगिक का गुणात्मक विश्लेषण और एक कार्बनिक यौगिक का मात्रात्मक विश्लेषण। दोनों चीज़ देख लो। जब भी बात करेगा गुणात्मक का, तो गुणात्मक का मतलब होता है कि आप पहचानेंगे कि उस यौगिक में अगर कोई पूछे कि कार्बन की आप पहचान कैसे करेंगे तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। हाइड्रोजन की आप पहचान कैसे करेंगे उसके बारे में बताना पड़ेगा। नाइट्रोजन की पहचान कैसे करेंगे, ऑक्सीजन की पहचान कैसे करेंगे, सल्फर की पहचान कैसे करेंगे, और जो हाइड्रोजन के यौगिक होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसकी पहचान कैसे करेंगे तो उसी को कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण कहते हैं। कल जैसे आपको बताया जा रहा था कि किसी यौगिक में कोई तत्व कितना प्रतिशत है, जब उसके बारे में अध्ययन करते हैं तो उसी को कहते हैं कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक अध्ययन। कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक अध्ययन, इसमें कितनी प्रतिशत उपस्थित है, कितनी इसमें मात्रा उपस्थित है, जब उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसको करते हैं कार्बनिक यौगिकों का मात्रात्मक अध्ययन। और जब हम लोग पहचानते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिकों का विश्लेषण। बस समझ में आई? बोलो, सब कुछ क्लियर? कोई दिक्कत? तो आज का जो पहला हेडिंग रहेगा आपका, उसका हेडिंग बना लीजिएगा, यही रहेगा कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। ठीक है, खूब ध्यान से आप समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा आज आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए। तो पहला होगा कार्बनिक यौगिकों का गुणात्मक विश्लेषण। गुणात्मक विश्लेषण इसमें क्या कहते हैं? बस सिंपल से एक बात याद रखेंगे, इसमें तत्वों की पहचान की जाती है। इसमें तत्वों की पहचान की जाती है। इसमें तत्वों की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। गुणात्मक का मतलब क्या हुआ? पहचान करना। कार्बन का कैसे आप पहचान करेंगे, हाइड्रोजन कैसे पहचान करेंगे, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, सल्फर का या हाइड्रोजन का, वर्ग 17 में जो भी तत्व होंगे तो उसकी पहचान की जाती है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि पहले आपको सबसे पहले बताएंगे कार्बन की पहचान। बहुत ध्यान से आप समझेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे आप। कार्बन, जिसको आप सी से प्रदर्शित करते हैं, कि पहचान, कार्बन की पहचान। सर करेंगे मेरे साथ, कम से कम 1 घंटा तक केमिस्ट्री का सर किया जाएगा। देखो, आप तो जानते होंगे कार्बन के बारे में, कार्बन एक अधातु होता है और ये पी बला के तत्व होता है, सबको मालूम होगा। और वर्ग इसको हम लोग 14 में रखे हैं। 14 में रखा गया ना? अरे 14 में रखा गया को मौसी करने से पढ़ाई नहीं, तो पढ़ाई में कभी भी आपका थकान महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा पढ़िए। उत्साह में कमी नहीं होनी चाहिए, नहीं कि मुंह लटका के बढ़ जाइए, कोई बात नहीं होता है। उत्साह में कमी नहीं होना चाहिए। हाँ, आप जागे तुरंत। तो कार्बन की पहले ही जानो कि इसके परमाणु क्रमांक 6 होती है, पी बला का तत्व होता है, वर्ग 14 का तत्व होता है, और ये क्या होता है? अधातु होता है। ये भी आपको याद होगा। लेकिन इसका एक अपरूप होता है जिसका नाम होता है ग्रेफाइट। वो आपका विद्युत का चालक होता है। चालक रूप में उसको हम लोग प्रयोग करते हैं। पहले कुछ बात हम लोग सीखेंगे कि आखिर आपसे कोई पूछे
कि आप कार्बन की पहचान कैसे करेंगे। आप गए लैब में बैठ गए, बड़े बड़े टीचर आए, साहब आपसे पूछे बताओ इंटरव्यू तुम्हारी हो रही है, टीचर बनने वाली है, चलो आ गई है, पढ़ करके तुम्हारी इंटरव्यू ली जाती है, बताओ कार्बन उपस्थित है उसकी आप पहचान कैसे करेंगे। आप तुरंत बताएंगे सर ऐसे किया जाता है, कहेंगे तुम्हारी नौकरी लग जाए, कहोगे जाओ ठीक है तुम्हारी नौकरी नहीं, बताओ कहोगे भाग जहाँ सही था जो, दूध पीने से दिमाग होगा। तो देखो मैं बताता हूँ कार्बन की पहचान कैसे की जाती है। सर्वप्रथम आप क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक लेंगे। कौन यौगिक, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है। कोई और अन्य भी तत्व होगा लेकिन कार्बन हाइड्रोजन इसमें उपस्थित होना चाहिए। तो आपने कोई कार्बनिक यौगिक लिया, देखो ध्यान से पहले समझो। कार्बनिक यौगिक देखो लड़का सब जान गया है। प्लस इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देते हैं, CuO प्लस। इसको गर्म करेंगे, क्या करेंगे, देखो ये चीन जहाँ भी होगा समझना गर्म करते हैं, डेल्टा का चीन होगा तो जब गर्म करेगा तो क्या बनेगा, वाष्प। ठीक है, वाष्प होगा, इसमें चूने का पानी डालेंगे या चूने के पानी का वाष्प बनेगा, चूने के पानी को वाष्प बनेगा, चूने के पानी को वाष्प में डाल दीजिए, जो भी कहिए। जब डालेंगे ना तो क्या होगा, इसका रंग, चूने के पानी का रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो कि निश्चित रूप से उसमें कार्बन का है उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। इस तरीके से कार्बन की आप पहचान कर लेंगे। बोलो हो जाएगा। क्या कहा गया, कोई कार्बनिक यौगिक। अब इसमें तो तुम भी कुछ लिख लेना कि अगर चाहे तो कार्बनिक के रूप में जो होता है, अब कार्बन की उपस्थिति हो चुकी है तो कार्बनिक यौगिक के रूप में आपने क्या लिया था, कोई पूछा तो कार्बनिक यौगिक के रूप में हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया था। क्या लिया था, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कभी देखे हो कैल्शियम कार्बोनेट, तुम लोग बताओ, तुम मत बताना, तुमको बताना, तुम लोग कहीं ज़िंदगी में देखो कैल्शियम कार्बोनेट। और चूना का पानी नहीं देखिए, दीवारों पर जो सफ़ेद रंग का पेंट किया जाता है, पेंट करने के बाद जो चमकदार परत बनता है वो अभी आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। अगर कार्बन की पहचान करते इंटरव्यू में पूछा जाएगा आपसे, आपको तुरंत जवाब देना पड़ेगा, सर हम लोग क्या करते हैं, कोई कार्बनिक यौगिक लेते हैं, उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड मिला देते हैं, उसको हम लोग दोनों मिला करके ले लो, बीकर ले लो, और हमने इसमें क्या किया, कार्बनिक यौगिक लिया, कार्बनिक यौगिक लिया, अरे कैल्शियम कार्बोनेट का टुकड़ा इसमें डाल दिया, टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, और फिर हमने कहा कि इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड मिला दिया। क्या मिला दिया, क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसका आप क्या कहते हैं, CuO। और फिर हमने इसको गर्म किया इस तरीके से, तब क्या हुआ जानते हो, ये वाष्प बनने लगा, दूधिया रंग का वाष्प। माने वाष्प बनता है, अलग एक बीकर में दिखा दो, ये वाष्प है। और इस वाष्प में हम लोग जब क्या डालते हैं, चूने का पानी, मान चूना का पानी अब जब इसके अंदर डालते हैं, चूने का पानी जब डालते हैं हम लोग, कैल्शियम बुझा हुआ चूना डालते हैं, तो देखते हैं कि इसका रंग दूधिया हो जाता है। और रंग अगर दूधिया हो गया तो समझ जाते हैं कि इसमें क्या उपस्थित है, कार्बन उपस्थित है। बताओ कुछ बात समझ में आई। इस चीज़ को लिखोगे तो लिखो, हाइड्रोजन की पहचान करेंगे। देखो आपको करना ही है कि सर्वप्रथम कार्बनिक यौगिक लेंगे, पहले समझो क्या ले लिए, कार्बनिक यौगिक, प्लस इसके बाद से क्या करेंगे, फिर इसमें क्यूप्रस ऑक्साइड मिलाएंगे, प्लस इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, वाष्प। क्या बन गया, वाष्प। प्लस अब जगह जगह इन्होंने कहते हैं ना, बताओ तो क्या नहीं बता दी। फिर इसको वाष्प जो बना है उसमें हम लोग निर्जल माने बिना जल के, जैसे औरत निर्जल व्रत नहीं रहती है, कॉपर सल्फेट मिला देते हैं बाबू, और जैसे ही मिलाते हैं तो इसका रंग कैसा होता है, नीला। और जब नीला हो गया तो समझो हाइड्रोजन उपस्थित है, हाइड्रोजन उपस्थित है, हाइड्रोजन का है उपस्थित है। देखो इसमें जो हम लोग लेते हैं, इसमें जो कार्बनिक यौगिक आप जो चूज किए थे
वह कॉपर सल्फेट होता है। कॉपर सल्फेट होता है। आई कैसे होता है मालूम है? ये रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, लेकिन बाद में यह कॉपर सल्फेट देखो नीला रंग का हो जाता है, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें हाइड्रोजन का है उपस्थित है। पहले समझो, एक बीकर ले लो, हमने ले लिया ना बीकर, इसमें कार्बनिक यौगिक ले लो, कार्बनिक यौगिक ले लो, इसमें क्या मिलाओगे? क्यूप्रस ऑक्साइड मिला दो, पूरा मान क्यूप्रस ऑक्साइड समझो ये उपस्थित है, कार्बनिक यौगिक उपस्थित है। उसके बाद से क्या करोगे? स्पीड लैंप से इसको गर्म करो तो क्या होगा? वाष्प बनेगा। चलो मान लो कि बीकर से वाष्प बने, इसमें वाष्प आपने ले लिया, वाष्प ले लिया इसमें, बाबू समझ ना राज न समझ में? वाष्प अक्का मिलाएंगे इसमें, निर्जल माने जल नहीं रहते तो आग पकड़ ली, कॉपर सल्फेट अब ले लेंगे, निर्जल कॉपर सल्फेट लेंगे ना। टाइजन बिलियन देख रहे हैं, इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला, नीला हो जाएगा, नीला। तो नीला का मतलब का भइल बा हो? हाइड्रोजन उपस्थित, हाइड्रोजन उपस्थित। कुछ सीखे तो लिखवा, तो लिखो मन के बात। ये क्या होता है देखो तन ध्यान से, नहीं विश्वास होगा तुम लोग बाबू, बहुत पढ़ला बने हम बैठ के आज केमिस्ट्री है, बहुत पढ़ला बने, समझ रहे हो? कहीं हम नहीं जाते हैं खाए तुम लोग को पढ़ाने के लिए, बहुत हम खुश रहते हैं कि तुम लोग आओगे तो खूब अच्छा पढ़ाएंगे। सही कह रहे हैं, बहुत खुश रहते हैं हम। लैसे परीक्षण के बारे में पहले हम लोग जानते हैं आखिर ये होता क्या है। लैसे परीक्षण, अच्छा इसी को, इसको हम लोग और नाम देते हैं सोडियम निष्कर्ष। अच्छा इसका नाम सुने हो कहीं? सुने हो? है नहीं सुने हो, लेकिन आज तुम लोग सुना देते हैं। जब तुम 12 में जाओगे और प्रैक्टिकल में लिखोगे, प्रैक्टिकल की बात करें कार्बनिक यौगिक में, तो खाली सोडियम निष्कर्ष ही आएगा। लेकिन सोडियम निष्कर्ष होता क्या है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अच्छा ये बताओ, सबसे अधिक क्रियाशील तत्व पोटेशियम और सोडियम होता है ना? अरे पशु के माही जला के पसंगा से सोडियम बाबू इतना क्रियाशील होता है कि तू ये लिया करके रख दोगे तो तुरंत वह जलने लगेगा, तुरंत वह ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा, इतना क्रियाशील होता है। अच्छा वगैरह के अब तुम लोग वीडियो भी दिखाए थे, याद करो। चाहे सोडियम को अगर पानी में फेंक देते हो तभी उसमें आग लग जाएगा, क्यों? ऑक्सीजन उपस्थित होता है। इसलिए उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्योंकि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता। देखो लैसे परीक्षण कहो या सोडियम निष्कर्ष कहो, दोनों बात एक ही होता है। तो आज हम लैसे परीक्षण के बारे में बता रहे हैं कि अगर इसके बारे में कोई पूछे तो क्या कहते हैं। तो पहले तो जानो लैसे परीक्षण पहले समझना है। सोडियम से बनता है बाबू, सोडियम से, लेकिन एक बीकर होता है, इसमें ये सोडियम है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि आखिर इस सोडियम रखा किस में गया, किस में रखा गया? सोडियम किस में रखा गया बताओ? मिट्टी के तेल में। क्यों? हाँ ठीक है, ये बात सब लोग जानते होंगे। अब इसको करते क्या है? देखो सोडियम के साथ ऑक्सीजन का मैचिंग नहीं होना चाहिए। अगर मैचिंग हुआ तो समझो कि तुरंत वो क्रिया कर लेगा, आग लग जाएगी। या क्रिया कर लेगा माने आग छोड़ दो, आग नहीं लगेगी, क्रिया कर लेगा, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो क्या करते हैं माने इसमें से विभिन्न माने विशेष प्रक्रिया के द्वारा सब सोडियम के टुकड़ा का निकालते हैं। और फिल्टर पेपर होता है बाबू। कौन पेपर? देखो आगे हम बढ़ा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। ये पहला स्टेप है, इसमें रखा गया है। दूसरा स्टेप है कि फिल्टर पेपर हम लोग लेते हैं, ठीक है। इस फिल्टर देखो एक नीचे फिल्टर पेपर रहेगा, फिल्टर पेपर का मतलब जो जानता है। फिर इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर, कई परत लगा देते हैं सोडियम के ऊपर, फिल्टर पेपर के नीचे भी लगा देते हैं, ऊपर भी लगा देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि सोडियम के संपर्क में वायु न आए,
फिल्टर पेपर रहेगा तो वायु नहीं जाने देगा, सोडियम उससे क्रिया नहीं करेगा। तो इसके सोडियम के ऊपर भी कुछ परत, नीचे भी कुछ परत, माने ऐसा परत लगाते हैं कि जो ऑक्सीजन है, जो वायु है, इस सोडियम के संपर्क में ना आए, न तो क्रिया कर लेगा तुरंत। ये एकदम आज सीख लेना। देखो अगर ये नहीं जाने तो इसके आगे जितना भी परीक्षण करना सब सोडियम निष्कर्ष, सोडियम निष्कर्ष, सोडियम निष्कर्ष पर ही करना है। तो पहले सोडियम निष्कर्ष देखे आप कैसे बना रहे, तब समझ गए नो ये सोडियम का टुकड़ा है। और इसके ऊपर क्या रखे हैं आप, इसके ऊपर क्या रखे हैं आप, फिल्टर पेपर रखे हैं ना, ऊपर और नीचे फिल्टर पेपर आपने लगा दिया है। अब देखो खूब ध्यान से समझना है, खूब ध्यान से समझना है। एकदम आपका एकदम पतला सा एक तीसरा स्टेप चल रहे हैं। पतली सी एक नली होती है, पतली, बहुत पतली नली लेते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं ज्वलन नली। ज्वलन नली कहते हैं, बहुत पतली सी होती है। और इसमें क्या करते हैं, देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूँ। इसमें बहुत पतला होता है। पहले निचवा कार्बनिक यौगिक रख देते हैं, निचवा कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक। फिर ये सोडियम का जो टुकड़ा देख रहे हैं इसमें लिया कर डाल देते हैं, इसमें डाल दिए, ये वाला हिस्सा सोडियम डाल दिया आप इसके अंदर। फिर ऊपर कार्बनिक यौगिक डाल देते हैं, कार्बनिक यौगिक, अब जौन भी होगा कार्बनिक यौगिक। फिर इसके ऊपर हम लोग डाल, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं, और फिर पैक कर देते हैं कि फिर इसके अंदर वायु उपस्थित ना हो। बीचवा में जगह सोडियम है, नीचे भी कार्बनिक यौगिक, ऊपर भी कार्बनिक यौगिक, बीच में सोडियम है। ऐसा इसलिए करते हैं कि वायु इसके अंदर प्रवेश ना करे। जैसे ही वायु प्रवेश करेगा तो सोडियम उससे क्रिया कर लेगा। बात समझे। अब इसको करते कहाँ हैं, इसको हम लोग आगे, यहाँ तक समझ में आया ना तीन स्टेप। अब आगे हम लोग आते हैं बाबू चौथा स्टेप के पास, चौथा स्टेप के पास देखो, और नीचे तक चार्ट कर देते हैं। अब इसमें हम लोग लेते हैं स्प्रिट लैंप। अच्छा, स्प्रिट लैंप की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये होता कैसा मालूम है? हाँ, चंगा दिया नहीं होता, दिया, दिया जो छोटा बनाया जाता था ना, वो बहुत छोटे से शीशे में रख करके जगह धीमा चलता है, उसी तरह से दिया होता है स्प्रिट लैंप। क्या करते हैं हम लोग, इसको गर्म करते हैं। ये देखो आग जल रहा है, ये आग, ये माने आग है। इसी के ऊपर जानते हो चिमटा होता है, चिमटा, चिमटा, चिमटा नहीं होता है, उसी से ये प्रकनाली को पकड़ लेते हैं, आईसी पर रख करके इसको गर्म करते हैं। जो ज्वलन है ना, इसी को हम लोग क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ये कहा था कार्बनिक यौगिक, ये कहा है सोडियम, लिख देते हैं सोडियम, ये काम कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है। और फिर यहाँ पर भी कहा था आपका कार्बनिक यौगिक है, ठीक। अब आओ अगला स्टेप, स्टेप नंबर 5 पर आते हैं। स्टेप नंबर 5 पर अब क्या करेंगे कि आप अब फिर से एक बीकर लेंगे, एक हमारे छोटा सा इस तरीके से बर्तन लेंगे, ये बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है। और इस बर्तन में आप आसुत जल भरे हैं। कौन जल? आसुत। आसुत जल का मतलब शुद्ध जल, शुद्ध जल। और आप इसको फिर से क्या ले लेंगे, आप फिर से क्या लिए, आप फिर से आप बीकर ले लीजिए, बीकर लेकर फिर इसमें आप स्प्रिट लैंप ले लिया इस तरीके से। इसको गर्म करेंगे और इसी के अंदर अब बिकरवा का डाल देंगे हम लोग, ये वाला, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिक, सोडियम, कार्बनिक यौगिक, ठीक है। जब डाल देंगे तो डालने के बाद देखो आप क्या करते हैं, समझिए। इसको ढक करके ये जो पानी होगा बीकरवे से तो इसमें डाल देंगे। जब डालेंगे तो जो बीकर चटक जाएगा, चटक का मतलब टूट जाएगा। टूटने का मतलब 6वां स्टेप का होगा। 6वां स्टेप में अब आपको एक फिल्टर पेपर इस तरीके से लेंगे, फिल्टर पेपर यहाँ से एक बीकर लगा देंगे, माने फिल्टर पेपर है। और इसी में जो यहाँ से कार्बनिक यौगिक प्राप्त हुआ उसको डालेंगे। डालने के बाद ये जा करके नीचे जल रहेगा, जल, ठीक है ना। अब इसी के अंदर जाकर सोडियम नीचे का आता है, गिर जाता है, सोडियम आपका गिर जाता है। यानी जो यहाँ पर इस बीकर में प्राप्त होगा उसी को हम लोग कहते हैं सोडियम निष्कर्ष। यानी यहाँ पर एक आपको कार्बनिक यौगिक प्राप्त होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम निष्कर्ष। ये रंगहीन होता है, कैसा होता है, रंगहीन होता है, और या हल्का भूरा रंग का होता है,
हल्का भूरा रंग का होता है। यहाँ पर जो प्राप्त होगा उसको कहते हैं सोडियम निष्कर्ष, या इसी को हम लोग कहते हैं लय परीक्षण। अब जो भी यौगिक होगा, कई तरीके से यौगिक होता है, लेकिन जो आप सोडियम निष्कर्ष प्राप्त करेंगे इतने स्टेप्स आपको गुजरना पड़ेगा। एक बार पूरा स्टेप आपको बता देते हैं फिर से। क्या करेंगे आप? सर्वप्रथम कि हम जानते हो कि सोडियम बहुत क्रियाशील होता है, तुरंत वो वायु से क्रिया कर लेता है। तो एक बीकर लेंगे, बीकर में मिट्टी के तेल, उसी में सोडियम हम लोग डाल देंगे। उसके बाद से कुछ फिल्टर पेपर लेंगे जो नीचे पहले रख देंगे, और नीचे रखने के बाद सोडियम को निकालेंगे, उस फिल्टर पेपर के ऊपर रख देंगे, फिर ऊपर से फिल्टर पेपर से इसको क्या कर देंगे? ढक देंगे, इसलिए कि इसके अंदर वायु यानी वायु इसके संपर्क में न आए। ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे? ज्वलन नली लेंगे। ज्वलन का मतलब होता है जो गर्म होगा, जिसको आप गर्म कर सकते हैं। ज्वलन नली में सबसे नीचे कार्बनिक यौगिक, फिर उसके ऊपर से सोडियम भर देंगे, फिर उसके ऊपर से क्या भर देंगे? कार्बनिक यौगिक भर देंगे। पूरा पैक हो जाएगा। उसके बाद से पैक करने के बाद एक आप क्या करेंगे? इसको आप स्पिरिट लैंप है, स्पिरिट लैंप है, लेकिन आप अगर समझ गए होंगे, स्पिरिट लैंप ले करके आई जो परखनलियाँ लिए हैं उसको धीरे धीरे क्या करेंगे? गर्म करेंगे। जब अच्छा कितने मिनट गर्म करते हैं बाबू? 15 मिनट, ये भी ध्यान रखना, 15 मिनट। इसको जो गर्म करेंगे 30 मिनट, जहाँ जहाँ स्पिरिट लैंप लिखा है ना 30 मिनट, 30 मिनट तक गर्म करते थे, फूट जाता है, माने फाट जाता है। फाटने के बाद एक विलयन प्राप्त होता है, माने पानी के अंदर वही रहेगा, अशुद्ध जल के अंदर। फिर यहाँ पर छान लेते हैं, छानने के बाद नीचे प्राप्त होता है वही आपका सोडियम निष्कर्ष होता है। रंगहीन होता है या हल्का भूरा रंग का होता है। बुझाइला? तो लिखाना पड़ेगा ना। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे तो नोट पॉइंट में लिख ले एक चीज। कोई तुम लोग से पूछे, सुनो प्यारा सा टॉपिक है कि सहसंयोजक यौगिक में और आयनिक यौगिक में कौन अधिक क्रियाशील होता है? सोच के बताओ। तो उत्तर होगा आयनिक यौगिक, क्योंकि इसके आयन आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन आप तो पढ़े होंगे ना, सहसंयोजक में एकल बॉन्ड भी होता है, द्विबंध भी होता है, त्रिबंध होता है, तो आसानी से नहीं टूटते हैं, तो कम क्रियाशील होते हैं। मान लो एक चीज बताते हैं, नहीं, कौन क्रियाशील अधिक होता है? तो जौन मजबूत होगा वो कहाँ क्रिया कर पाएगा भाई, उसको टूटने में अधिक एनर्जी लगेगी। समझे? दिमाग खो खो हो जाता है। और मिला कि सहसंयोजक यौगिक में और आयनिक यौगिक में कौन अधिक क्रियाशील है? तो क्या कहेंगे? आयनिक यौगिक, क्योंकि आयन इसके बहुत जल्दी से टूट जाते हैं। तो देखो आखिरी बनाया क्यों गया है लय परीक्षण? तो इसकी क्वालिटी ये है ना कि जो सहसंयोजक यौगिक है, इस लय परीक्षण के द्वारा उसको आयनिक यौगिक में चेंज करना है, जिससे कि आसानी से हम लोग जो पहचान करने वाले तत्व उसको पहचान कर सकें। इसीलिए लय परीक्षण बनाया गया। क्योंकि डायरेक्टली अगर चाहें कि आप सहसंयोजक यौगिक से उस तत्व का पहचान कर ले तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना मजबूत उसमें बंद होता है, टूट नहीं पाता है। तो इसीलिए लय परीक्षण का प्रयोग करते हैं, तो आयनिक यौगिक में बदल जाता है, फिर टूट जाता है। बस समझे? तो थोड़ा सा लिख लो, इसमें लिखो लय परीक्षण के द्वारा सहसंयोजक यौगिक को आयनिक यौगिक में बदला जाता है। सहसंयोजक यौगिक को किस में बदला जाता है? आयनिक यौगिक बदला जाता है। ठीक है, जिससे कि आसानी से कार्बनिक कविता टीवी के पीछे देखना एक बल्ब होगा बड़ा कार्टून में लेके, जिससे कि आसानी से कार्बनिक यौगिक की पहचान की जा सकती है।
पहचान की जा सकती है। तब बात समझे कि नहीं समझे? बात ये हमारी रही कि जो 7 संयोजक यौगिक हम लोग नाइट्रोजन की पहचान कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहला बात, आज इसको ख़त्म कर दो पूरा पहचान वाला, कि हम लोग नाइट्रोजन की पहचान या नाइट्रोजन की परीक्षण करने के लिए सबसे पहले क्या बनाए मालूम है आपको? का सोडियम निष्कर्ष बनाए कि नहीं बनाए? तो सोडियम इसीलिए बनाए यार कि जो भी आप पहचान इसके बाद से करेंगे उसमें सोडियम निष्कर्ष आपका एकदम रहेगा तो रहेगा। तो हम सोडियम निष्कर्ष लेंगे ताज़ा अबे बना हुआ गरम गरमा फेरस सल्फेट लेंगे या FeSO4। पहले क्या लेंगे? सोडियम निष्कर्ष। फेरस सल्फेट लेंगे, उसको गर्म करेंगे, खूब गर्म जब हो जाएगा फिर ठंडा करेंगे, मान छोड़ देंगे तो ठंडा हो जाएगा। जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसमें 2 बूंद आप फेरिक क्लोराइड डालिएगा, फेरिक FeCl3। सुन लो, FeCl2 रही तब फेरस का हाई, फेरस क्लोराइड। आज जब एगो बढ़ जाए 3 हो जाए तब फेरिक हो जाए, ई का मात्रा एगो बढ़ी तो में ई का मात्रा बढ़ी, सिंपल सी बात आपका। तब फेरिक क्लोराइड मिला देता है। इसके बाद से इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड का नाम सुने, अम्ल होता है, HCl मिला देते हैं या H2SO4 मिला देते हैं, तो देखते हैं कि जो विलयन होता है इसका रंग नीला हो जाता है। कैसा जाता है? अच्छा, हाइड्रोजन में रंग कैसा हुआ था मालूम है? नीला। और उसमें कार्बन में कैसा हुआ था? दूधिया कलर। तनी मनी भुला गए तुम लोग। तो इसमें भी नीला होता है। अच्छा, उसका भी पहचान करते होंगे ना, कार्बोहाइड्रेट का तो रंग कैसा होता है? उसमें भी नीला होता है। आयोडीन के घोल में डालते हैं ना तो उसका रंग कैसा होता है? नीला हो जाता है। पढ़े होंगे 10 में, शीत क्रिया के प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है, शीत क्रिया के प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, शीत क्रिया के प्रकाश संश्लेषण के क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, शीत क्रिया के प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलता है। खैर, तो अब क्या कर रहे, आपकी बातें क्या हो रही थी कि आप लेंगे काची सोडियम निष्कर्ष लेंगे। चलो सुंदर बात है, देखा, सोडियम निष्कर्ष ले लिया, प्लस ताज़ा मिलाएंगे काची, ताज़ा या FeSO4, इसका नाम बोलो। फिर इसका मतलब क्या करेंगे? इसका मतलब ठंडा करेंगे, यही ना। प्लस 2 बूंद, बताओ 2 बूंद जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी क्या है? वो पोलियो ड्रॉप। 2 बूंद जिंदगी के लिए बहुत ही ज़रूरी। प्लस या फिर माने 2 बूंद आप डालेंगे फेरिक क्लोराइड FeCl3। इसका नमूना भी लिख देते हैं, बाद में लगेंगे कौन है कि क्या आधा अधूरा पढ़ाते हैं, नमूना नहीं लिखते हैं। फेरिक क्लोराइड है, क्या नाम बोलो? फेरस सल्फेट। प्लस जब मिला देंगे ना तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना है, बाप रे इतना मिला। प्लस या H2SO4, दोनों में से कोई एक मिला देंगे तो आप देखेंगे कि आपको नीला रंग का विलयन प्राप्त होगा। और इससे सिद्ध होता है कि एकदम निश्चित रूप से क्या उपस्थित है? नाइट्रोजन N उपस्थित है, नाइट्रोजन उपस्थित है। अच्छा, पढ़ाया गया है कि छोड़ दिए क्लास में? नहीं पढ़ाया गया है तो फिर क्या नहीं जानोगे तुम लोग? धुआं हो जाए। हाँ, तो हो गया आपका ये। तो सोडियम निष्कर्ष लिए, प्लस ताज़ा FeSO4 लिए, गर्म किए, ठंडा किए, 2 बूंद या फिर Cl3। जैसे कौन चीज़ को गर्म करके ठंडा ना किया जाता है तो क्या क्रिया होगा? तो क्या होगा? उसके अंदर से हो सकता है कि कुछ जीवाणु विषाणु वगैरह मर जाएंगे, हानिकारक पदार्थ होगा। आदमी डॉक्टर क्या करता है? पानी गर्म करके ठंडा करके पीने के लिए। कौन फायदा ना भाई? फटा हुआ बड़ा भाई। HCl मिला दिया H2SO4 तो आपको नीला रंग का विलयन प्राप्त होगा। तो इसमें नाइट्रोजन का है उपस्थित है।
अब इसका रिएक्शन सुनो ध्यान से। जो आपने सोडियम निष्कर्ष लिया है उसका नाम होगा सोडियम साइनाइड। क्या नाम होगा? सोडियम साइनाइड। इसमें क्या मिलाए हैं बाबू? FeSO4, FeSO4 मिलाएं। इसके बाद से आप जब क्रिया कराएंगे तो रूल है कि Fe लेके जाएगा किसको? Cn को। कोयल सी तेरी बोली कुकू 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 कुकू, वही बात है इसमें। Na2SO4 तुझे देख के कुछ मुझे होने लगा कुकू कुकू। अब ले लेंगे आई फेरस साइनाइड प्लस फिर सोडियम साइनाइड लेंगे। दो पदों में रिएक्शन संपन्न होता है। क्रिया कराएंगे तो Na4 सल्फाइड में छुट्टी हो जाएगा Cn के 6। इसका नाम याद है? बताओ है क्या? सोडियम फेरोसाइनाइड। अरे Na के सोडियम या फिर को फेरो अगर साइनाइड अगर दिखा है नाम हुआ सोडियम फेरो या फिर फेरो Cn के साइनाइड। ठीक है। अब क्या होगा? फिर से Na4 जानते हो सब कौन यौगिक है? उपसंयोजक यौगिक है। Na4 Fe Cn6 यहाँ 3 है क्या नाम बोलो? फेरोसाइनाइड प्लस हाँ ये नीला विलयन प्राप्त भइल बा। नीला इसी से सिद्ध होता है कि ये क्या है? एक नाम होगा फेरो साइनाइड। फेरो साइनाइड। अच्छा समझ गए सब लोग? इसका पहले जानो एग्जाम माने कोई अगर पूछे। सुनो, सोडियम निष्कर्ष लिए, इसके लिए NaCl लिया गया, सोडियम साइनाइड ताज़ा FeC, इसके लिए यहाँ पर तो जब क्रिया होगा तो फेरस साइनाइड याद कर लेना, फेरस साइनाइड। अब प्लस का बनेगा सोडियम सल्फेट। जानते बोलो कि Na2SO4 ही बनेगा। ठीक। अब होगा जो ये बना है इसका क्रिया सोडियम साइनाइड से कराएंगे। ठीक है। जब क्रिया कराएंगे तो सब एक में ऐड हो जाएगा। देखो Na है, Na4 और Fe और Cn कितना आ जाएगा? Cn6 हो जाएगा। ठीक है। तब इसका नाम है सोडियम फेरोसाइनाइड। अब इस सोडियम फेरोसाइनाइड में आप हाइड्रोजन मिलाए हैं, किधर गया? FeCl3, इसको मिला देंगे तो बन जाएगा। केवल इतना भी याद कर लेंगे तभी आपका हो जाएगा। थोड़ा सा लिखाना पड़ेगा इसमें, तब लिखिएगा, लिख नोट कर लो।